कुछ महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्नों के साथ ग्राम समाज विकास के सिलेबस के आधार पर आगे की ओर। तो आइए, बेहतरीन श्रृंखला होगी। आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को सुप्रभात। आइए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। चलिए, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो देखिए कह रहा है कि अरहर में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कह रहा है 57.27% पाई जाती है, 27.67% पाई जाती है, 10.8% पाई जाती है और कह रहा है कि 2.31% पाई जाती है। आपको बताना। अब देखिए, आपका ध्यान दिमाग तुरंत ये होता है या उसमें तुरंत ये चीजें स्पष्ट आती हैं आपके मन के अंदर कि अरहर प्रमुख रूप से प्रोटीन के लिए जाना जाता है। मतलब अगर हम अरहर की दाल खा रहे हैं, अगर हम उसका सेवन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने शरीर के अंदर प्रोटीन ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आप यहां पर सर्वाधिक जो प्रतिशत, जैसे आप में से कुछ लोग का जवाब आने भी लगा है। चलिए तो बहुत सारे लोग का जवाब आने भी लगा है, कुछ लोग का सी आ रहा है, कुछ लोग का बी आ रहा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें जो सर्वाधिक है तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स होगा। मतलब सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछा जाए अरहर की दाल में तो ये प्रतिशत है 57.27 किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। 27.67% किसका है? तो याद रखिएगा कि 27.67% है प्रोटीन का। और 10.08% की बात करते हैं तो ये होता है सामान्य रूप से जल। और अगर 2.31 की अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये पाया जाता है वसा। याद रखिएगा, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। तो अब जैसे होता है ना कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है। एक प्रश्न आपके एग्जामों में बहुधा ये भी बनता है कि प्रोटीन सर्वाधिक किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो आपके पाई जाती है कहां पर? तो आप बताना कि यह पाई जाती है सोयाबीन में। कहां पाई जाती है? सोयाबीन में। इसे आपको याद रखना। तो बोलिए, क्लियर हो गया? चलिए, हो गया। चलिए, बिल्कुल। चलिए, ठीक है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो ये आपका यहां से इसका मतलब प्रश्न नंबर 1 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। क्योंकि देखिए, आपके ग्राम समाज विकास में योजनाएं, जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, ये आपके लिए बहुत यूनिक होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसा नहीं है कि आप में योजनाएं केवल नहीं पूछता है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले 70% से अधिक योजनाएं पुरानी ओल्ड पूछी जाती हैं। इसलिए ये चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना कब प्रारंभ किया गया? कह रहा है अगस्त 2020 में, सितंबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में और कह रहा है दिसंबर 2020 में। आप में से मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। तो देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना है ये क्या है? तो ये ध्यान दीजिएगा कि गांवों में क्या है? गांव में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों को, गांव में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों को घरों तक लिखेगा कि घरों तक पक्की सड़कों का निर्माण, पक्की सड़कों का निर्माण के लिए यह आपका प्रारंभ किया गया है। बोलिए कौन सी योजना? तो आप बोलेंगे मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। और यह कब प्रारंभ किया गया? तो यह अगस्त 2020 से प्रारंभ किया गया है। मतलब भारत में ऐसे
खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और इनके गांव में जो इनके घर हैं, इनके घर तक पक्की सड़कें आसानी से पहुंचाई जाए, इनके घरों तक। ये विशेष रूप से आपकी समर्पित योजना है, तो खिलाड़ियों को समर्पित योजना है। तो इसको याद रखिएगा कि प्रश्न नंबर 2 का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम क्लियर हुआ? बिल्कुल। हाँ, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में, तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट जवाब क्या होगा इसका? हाँ, चलिए, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है? कह रहा है 1 गज निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? आप जानते हैं भूमि की पैमाइश आपके इस लेखपाल के एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण जान होता है, और किसी दिन हम भूमि की पैमाइश को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कह रहा है 1 गज के बराबर होता है, कह रहा है 8 वर्ग फीट होता है, 9 वर्ग फीट होता है, 10 वर्ग फीट के बराबर होता है, और कह रहा है 11 वर्ग फीट के बराबर होता है। तो देखिए, याद रखिएगा, जब हम 1 गज की बात करेंगे, 1 गज की जब हम बात करेंगे, तो 1 गज आपके 9 वर्ग फीट के बराबर होता है। कितना? तो 1 गज आपके 9 वर्ग फीट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 3 का राइट जवाब कितना है? प्रश्न नंबर 3 का राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, इसको याद कैसे करना है? तो देखिए, ये 9 आप ध्यान दीजिएगा, गज, गज का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, गज को अगर आप याद करना चाहे तो गजानन से याद करिएगा। गजानन मतलब हाथी। और देखिए, हाथी का सूंड लटका हुआ होता है। अगर वर्ग फीट में अगर कभी भी अगर इस तरीके से चीजें कहती है, तो इसको ये एक तरीके से सिंबल दिमाग में बैठा करके रखिएगा। तो आपका कितना होगा? ये होगा आपका, क्लियर हो गया? चलिए, 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट होता है, और मैक्सिमम का जवाब भी आया। क्या बात है। चलिए, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के क्रम की ओर चलते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम, कह रहा कि यह किस वर्ष पारित हुआ है, आपको बताना है। ए कह रहा है कि क्या 1945 में, कह रहा 1947 में, 1952 में, 1956 में। तो देखिए, यहां 2 प्रश्न पूछता है। एक पूछता है कब पारित हुआ, और एक प्रश्न पूछता है कि यह कब लागू हुआ। और पारित और लागू दोनों अलग अलग होते हैं। पारित और लागू दोनों अलग अलग हैं इसका। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम, ये आपका 1945 में ये क्या हुआ था? 1945 में ये पारित हुआ था, और 1 वर्ष बाद 1946 में ये पूरी तरीके से क्या हुआ था? अधिनियम आपका लागू हुआ था। अब ये उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम है क्या? तो जैसे गांवों के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए, खेतों तक विभिन्न प्रकार, हालांकि खेतों के लिए चकबंदी में चक्रोट की व्यवस्था कर दी गई। तो यहां पर जो आवश्यक हो भूमि अधिग्रहण किया जाए, इसको लेकर के अधिनियम निर्मित किया गया था, ताकि आवश्यक जो सड़कें हैं, जो विकास के सुलभ साधन सड़कों के माध्यम से ही संभव हो पाते हैं, इसके लिए आवश्यक तरीके से क्या करना, इसके लिए आवश्यक तरीके से कदम उठाना। तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, पारित हुआ है 1945 में, और लागू कब हुआ है? 1946 में। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। कह रहा किसी भाग विशेष पर चकबंदी पुनः प्रख्यापित, किसी भाग विशेष पर चकबंदी पुनः प्रख्यापित करने की अवधि क्या है? कह रहा 15 वर्ष है, 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, और कह रहा कि 30 वर्ष है। तो देखिए, ये प्रश्न कह क्या रहा है कि यदि किसी एक स्थान पर चकबंदी हो गई हो, एक बार चकबंदी हो गई, तो इसके बाद दोबारा स्वाभाविक रूप से अपने आप वो चकबंदी कब होगी? तो देखिए, ये प्रावधान पुराना है। पुराना का मतलब यह है कि ये 1952-53 में ये निर्मित किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय गांव के लोग अस्थाई का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस गांव से उस गांव चले जाते थे, कोई अपने मामा के यहां जाकर के रहने लगा। इस तरीके से यहां वहां मतलब लोगों का बसना थोड़ा सा उथल पुथल भरा रहा। तो उसकी आवश्यकता को देखते हुए यह कहा गया कि प्रत्येक 20 वर्ष पर, मतलब इसमें यह प्रख्यापित है
कि प्रत्येक 20 वर्ष पर चकबंदी की क्रिया होनी चाहिए, और चकबंदी की क्रिया होगी तो जो लोगों का मतलब अधिवास इधर उधर हुआ होगा तो उसके माध्यम से उनके चकों के संगठन को लेकर के एक बड़ी सहायता मिलेगी। चक संगठन से भूमि विकास, खेती विकास, उपज का विकास ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्त, याद रखिएगा कि विशेष परिस्थितियों, क्या कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में 10 वर्ष पर, जैसे किसी स्थान विशेष पर बहुत ज्यादा तरीके से लोगों का आवागमन इधर उधर हो गया, बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित हो गया है, तो विशेष परिस्थितियों में 10 वर्ष पर भी किया जा सकता है। तो ये आपका 10 वर्ष पर भी किया जा सकता है क्या, चकबंदी। लेकिन सामान्य तरीके से कितना होगा, तो इसको याद रखिएगा कि ये 20 वर्ष वाला एक सामान्य तरीके की बातें करता है, तो ये 20 होगा। और अगर यही कहता कि किसी भाग विशेष पर कह रहा था, अब कहता किसी विशेष समस्या को देखते हुए, किसी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए चकबंदी कितने वर्षों में की जा सकती है, तब आपका जवाब हो जाता कितना, तब हो जाता 10। ठीक है, चकबंदी इधर मैंने बताया ना कि जो चकबंदी की जो प्रक्रिया है ये प्राचीन समय में लोग ज्यादा इधर उधर करते थे, इस गांव को छोड़ करके वहां मामा के यहाँ निवासा मिल गया, वो मिल गया, कहीं फ्रीम जमीन मिल गई, तो चकबंदी की बहुत आवश्यकता थी। अब तो धीरे धीरे जीवन एक स्थायित्व की ओर जा रहा है और लोग अपने से दूर दराज लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो वो चीजें अलग है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये इसमें आज मैंने एक ऐसा ये स्टेटमेंट इसमें बनाया हुआ हूं कि इसमें 3 प्रश्न है और लखपाल में एकदम रिकॉर्ड है, 1 नंबर इसमें से मतलब घुमा फिरा करके पूछता ही है। चलिए बताएंगे, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, तब सरकारी नौकरी घर से बुला कर लगती थी। कह रहा वर्तमान समय में राजस्व परिषद, आप ध्यान दीजिएगा, राजस्व परिषद की बात कर रहा है। कह रहा कि राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होता है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और कह रहा कि कितने न्यायिक सदस्य होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट और इसके किसी एक डायमेंशन से हर साल प्रश्न आते हैं। तो देखिए, राजस्व परिषद की बात करते हैं तो यह ध्यान दीजिएगा कि भूमि संरक्षण का, या आप कह सकते हैं कि भूमि से संबंधित ये सर्वोच्च संस्था है। भूमि से संबंधित यह आपके प्रदेश की क्या होती है, तो राजस्व परिषद जो होती है ये सर्वोच्च संस्था होती है। हमने आपको बताया कि इसके 2 भाग होते हैं, प्रशासनिक होता है, न्यायिक होता है। और आपको पता 1947-48 में राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक न्यायालय, मतलब इसका जो प्रशासनिक खंड था वो लखनऊ चला गया और जो न्यायिक खंड था वो आप याद रखिएगा कहां चला आया, तो ये आपका चला आया प्रयागराज। पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी था कि 1931 में स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहां पर है, प्रयागराज। अब आप में से मैक्सिमम ने इसका कमेंट क्या दिया, तो बहुत सारे लोग का जवाब आ भी रहा है, बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं, 7 बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और मैक्सिमम का जवाब आ रहा है। याद रखिएगा कि इसमें कुल 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, मतलब वर्तमान समय में राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आइए आगे की ओर चलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा राजस्व परिषद में कुल अनुभाग की संख्या कितनी है, 19। कह रहा ग्राम पंचायत में निहित भूमि से संबंधित कार्य किस अनुभाग में किया जाता है,
कह रहा अनुभाग 1 में होता है, अनुभाग 2 में होता है, अनुभाग 3 में होता है, अनुभाग 4 में होता है। तो देखिए भूमि मतलब निहित भूमि और इससे संबंधित कार्य और इससे जो आपके संबंधित कार्य होते हैं वे संबंधित कार्य सामान्य रूप से कहां होते हैं, तो अनुभाग 2 में, मतलब कृषि, भूमि, अन्य प्रकार के जो भूमि से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य होते हैं ये अनुभाग 2 में संचालित किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्व परिषद में कुल अनुभाग की संख्या कितनी होती है, तो इसको याद रखेगा। इंपॉर्टेंट है कि अनुभाग की कुल संख्या 19 होती है और प्रत्येक अलग अलग अनुभाग में अलग अलग आपके कार्य संपादित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल, तो इसको याद रखेगा। आइए प्रश्न नंबर 8 के क्रम पर चलते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा कंप्यूटरीकृत खसरे में कितने खाने होंगे। कल मैंने आपको बताया था कि खसरे के कंप्यूटरीकरण के लिए NH4 हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ था। तो कह रहा 36 होगा, 40 होगा, 42 होगा, 46 होगा। तो याद रखिएगा कंप्यूटरीकृत जो खसरा निर्मित हो रहा है इस कंप्यूटरीकृत खसरे में कुल खानों की संख्या 46 होगी। और खसरा क्या होता है, तो ये याद रखिएगा खसरा एक प्रकार का वार्षिक विवरण होता है, एक प्रकार का वार्षिक विवरण होता है जिसमें फसलों, जिसमें प्राप्त होती है क्या, जिसमें फसलों की जानकारी होती है कि कौन अपनी खेती पर या कौन अपनी भूमि पर क्या फसल उगाया, उसमें कितनी लागत आई, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, जिसको हम लोग लगान बोलते हैं। मतलब ये जो फसलों की जानकारी पर जो कर लगता है वो कर किसके नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा लगान के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 8 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बोलिए क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखें क्या कह रहा है। कह रहा खेवट का संबंध किससे है, तो देखिए कह रहा कानून गो से है, लेखपाल से है, जमींदारी से है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये खेवट शब्द जो है ये शब्द प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था। कब प्रयोग किया जाता था, प्राचीन समय में इसका प्रयोग होता था। और खेवट के समकक्ष एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो याद रखिएगा कि जिसको हम लोग बोलते हैं खतौनी। क्या बोलते हैं, तो खेवट और खतौनी। खतौनी का प्रचलन कहां पर है, तो खतौनी का प्रचलन वर्तमान समय में है। और ये क्या है, ये मालिकाना, याद रखिएगा मालिकाना हक, ये मालिकाना हक का दस्तावेज होता है जो हम कहां से प्राप्त करते हैं, तो जो हम अपने तहसील से प्राप्त करते हैं। और ये जो प्राचीन समय में जो जमींदारी प्रथा चलती थी, तो ध्यान दीजिएगा जो जमींदारी प्रथा चल रही थी, इस जमींदारी प्रथा के तहत जो जमींदार के हिस्से में, मतलब जमींदार के अधिकार का जो मैनुअल होता था, जमींदार के अधिकार का जो ध्यान दीजिएगा हक का जो दस्तावेज होता था, उसी को हम लोग जानते थे किसके नाम से, तो उसी को हम लोग जानते थे खेवट के नाम से। इसका मतलब खेवट का सीधा सा संबंध किससे है, तो खेवट का सीधा सा संबंध है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आइए। हाँ, ये है आपका किससे, तो ये है आपके जमींदारी से। क्लियर हो गया, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा पंचायत की स्थापना का उल्लेख संविधान के किस में किया गया है, तो याद रखिएगा कि पंचायत की स्थापना का उल्लेख की अगर हम बात करते हैं, कह रहा अनुच्छेद 38 में किया गया, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 44 में। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है। और इसमें क्या किसको निर्देशित किया गया है, राज्य को, ध्यान दीजिएगा इसमें राज्य को निर्देशित, किसको निर्देशित किया गया है, तो इसमें राज्य को निर्देशित किया गया है। और इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि पंचायतों की स्थापना, क्या कहा गया, पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। अर्थात इसमें एक शब्द व्याख्या में आएगा, क्या व्याख्या में आएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात यहां पर की गई है, इसको याद रखिएगा। तो आपका राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुभाग 40। बोले क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, बिल्कुल। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे की ओर चलिए और लेते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा पंचायतों में मतदान की आयु कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, पंचायतों में मतदान पूछा है और एक हो सकता था पंचायतों में सदस्य। तो जब पंचायतों में सदस्य की बात की जाएगी तो याद रखेगा कि पंचायतों में सदस्य के लिए निम्नतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि मतदान करने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। और याद रखेगा भारत में 18 वर्ष को वयस्क माना जाता है, इसलिए मतदान जो हमारे यहां है वो क्या है? वयस्क का मताधिकार, मतलब वयस्क का मताधिकार। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका प्रमुख रूप से इसका व्यवस्था की गई है। तो पंचायत में अगर मतदान की बात होगी तो 18 वर्ष, और अगर पंचायत में सदस्य बनने की बात होगी तो याद रखिएगा 21 वर्ष, इसको आप याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल क्लियर हुआ? चलिए सभी लोग एक चीज मुझे बहुत बुरी लगती है आपकी, वो ये है कि आप लाइव हैं, सुबह सुबह पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आप सही उत्तर आप सभी लोग कमेंट किया करिए। जब सही उत्तर आप कमेंट करेंगे तो ये याद रखिएगा कि ये स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है। जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे, आप अगर इसको केवल सुनेंगे भी तो भी आपको सामान्य से ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए ये बात याद रखिएगा कि इसको आप बेहतर तरीके से बनाने के लिए आप कमेंट जरूर किया करिए। हाँ चलिए ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाँ ठीक है, आइए अब आएंगे आगे की ओर और देखेंगे प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है भारत गांव में निवास करता है, मतलब भारत गांव में निवास करता है, या एक शब्द कहा गया कि भारत गांवों में बसता है। और ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है, या ये आपका जो स्टेटमेंट है इसको किसने दिया है? कह रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का। और ध्यान दीजिएगा पंचायतों को सर्वाधिक महत्व देने वाला व्यक्ति भी यदि कोई था तो उसको याद रखिएगा महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा, मतलब इनकी मंशा ही थी जो अनुच्छेद 40 है, ये अनुच्छेद 40 मूल रूप से महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करना, एक तरीके से समझिएगा। तो ये प्रश्न नंबर 12 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 12 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आएंगे प्रश्न नंबर 13। कह रहा कृषि विभाग एक स्वतंत्र विभाग कब बना? अब देखिए, कह रहा कृषि विभाग एक स्वतंत्र विभाग कब बना? 1875 में बना, 1895 में बना, 1905 में बना, और कह रहा है कि क्या 1919 में बना। तो देखिए कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आप बोलोगे कि कृषि विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी, लेकिन 1919 में आपको पता है जो अधिनियम आया, इस अधिनियम ने याद रखेगा कि कृषि विभाग को स्वतंत्र किया गया था। तो जो आपका स्वतंत्र बना है वो 1919 में बना हुआ है। तो इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर 13 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलिए क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 13 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और मैक्सिमम, हाँ अब देखिए अब सही जवाब भी दे रहे हैं। ऐसे मैक्सिमम देखिए कमेंट करिए। ऐसे जब देखिए आप कमेंट करेंगे चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो इसका जवाब होगा 1919 और इसका डेट भी है कितना? याद रखिएगा 1 दिसंबर। कितना? 1 दिसंबर। आइए आगे की ओर चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा क्या 4 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को, 10 जनवरी को, और कह रहा 24 जनवरी को। तो याद रखिएगा 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आप ब्रेल दिवस मनाते हैं, और ब्रेल दिवस का आयोजन
फ्रांस के निवासी, याद रखिएगा, फ्रांस के निवासी लुइस ब्रेल, मतलब जो प्रमुख रूप से ब्रेल लिपि है उसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया। तो लुइस ब्रेल का जो जन्म दिवस है उसको हम लोग ब्रेल दिवस के तौर पर मनाते हैं, ठीक है। दूसरा 9 जनवरी, तो याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हम प्रत्येक वर्ष कब करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हम 9 जनवरी को करते हैं। अगर आपसे कहे कि विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो याद रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष आप 10 जनवरी को करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और वहीं से हमने 10 जनवरी का डेट ले लिया। और 2-4 जन, हमेशा बताता हूं, 2-4 जन मिलकर उत्तर प्रदेश की स्थापना करें। 2-4 से 24 जन का मतलब जनवरी, तो 24 जनवरी को आपका क्या, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बोलिए क्लियर हुआ? बिल्कुल, हां। आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, आवाज तो आ तो रहा है, एक सेकंड में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सही तो है, आवाज सही है, ठीक है, मुझे तो सही सुनाई दे रहा। आप देख लीजिए, एक बार कट करके फिर से चालू कर लीजिए। चलिए, बिल्कुल आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। आइए प्रश्न नंबर 15 के क्रम पर आते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों से पर्यावरण की रक्षा की उपेक्षा नहीं होगा। भाई अपेक्षा की गई है, उपेक्षा तो गलत हो गया, अपेक्षा की गई है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 51A, 55 और 7। तो देखिए राज्य के द्वारा पर्यावरण की रक्षा, राज्य के द्वारा पर्यावरण की रक्षा का उल्लेख कहां है, तो ये आपके अनुच्छेद 48A में है। और नागरिकों से, याद रखिएगा क्या, नागरिकों से पर्यावरण, मतलब नागरिकों द्वारा, याद रखिएगा नागरिकों द्वारा पर्यावरण की रक्षा, नागरिकों द्वारा पर्यावरण की रक्षा का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो इसको याद रखिएगा 51 का ए। तो बोलिए प्रश्न नंबर 15 का राइट जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 15 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैक्सिमम का क्लियर आया, बिल्कुल। चलिए गोल्डी यादव कुछ अच्छा, थैंक यू। चलिए बिल्कुल 51A में है, मैक्सिमम का जवाब आ रहा है, बिल्कुल। आइए प्रश्न नंबर 16 के क्रम पर चलते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा हमारी जनगणना हमारा भविष्य किस जनगणना का नारा है। कह रहा 10वीं जनगणना का, 11वीं जनगणना का, 13वीं और कह रहा कि 15वीं जनगणना का। तो याद रखिएगा कि 15वीं जनगणना का नारा, मतलब 15वीं जनगणना कब की है, 2011 की है। और ये 15वीं जनगणना जो 2011 की है, इसी का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसके बाद 16वीं जनगणना 2021 की जो होनी थी वो अभी थोड़ी सी डिले है कोविड-19 के कारण। तो इसको याद रखेगा, आपकी कौन सी जनगणना, आप याद रखोगे 15वीं जनगणना। आप में से मैक्सिमम, अब देखिए कितना अच्छे तरीके से अब आप कमेंट कर रहे हैं, चीजें और बेहतर हो रही हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल, आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 के क्रम पर चलते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी। कह रहा 1960 में की गई थी, 65 में की गई थी, 1970 में और 1991 में। चलिए इस एक प्रश्न के लिए आप मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 आप मैक्सिमम कमेंट करेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा कि जो हथकरघा उद्योग है,
इस हथकरघा उद्योग को और बढ़ावा देने, मतलब क्या करने, बढ़ावा देने। और आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खादी इत्यादि की चीजें हैं, ये मतलब सामान्य तरीके से ग्रामीण जनता द्वारा तैयार किया जाता है। क्या होता है, ग्रामीण जनता द्वारा ये तैयार होता है। तो इसको लेकर के एक तरीके से ग्राम विकास आप इसको समझिए। तो कह रहा कि इसके आयोग का या इसके बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इसको याद रखेगा कि 1960 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब की गई, तो आप बताओगे कि इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई। तो आप बताओगे प्रश्न नंबर, हाँ बिल्कुल 1960 मैक्सिमम का जवाब आ रहा है, बिल्कुल। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं। कह रहा राजस्थान महाराष्ट्र है, राजस्थान पश्चिम बंगाल है, राजस्थान आंध्र प्रदेश है, राजस्थान पंजाब है। तो देखिए अगर हम इसके सही जवाब की बात करते हैं तो ये आपका जवाब होगा राजस्थान आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात आंध्र प्रदेश की आई है तो एक बात याद रखिएगा, राजस्थान से पहले ट्रायल के रूप में, ये मतलब कहां पर प्रारंभ किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। और अगर जब बात आएगी राजस्थान की तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो एक स्थायी तौर पर स्थापित किया गया वो कहां पर, तो राजस्थान के, याद रखिएगा कहां दोस्त, नागौर में स्थापित किया गया था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। तो इसका मतलब प्रश्न नंबर 18 का राइट जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 18 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। बोलिए क्लियर हो गया, हाँ। और ये जरूर याद रखिएगा कि एज अ ट्रायल, तो जब एज अ ट्रायल की बात होगी तो आपको याद रखना एज अ ट्रायल आपका ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। आइए प्रश्न नंबर 19, करा जहां व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं। तो जहां व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है, करा अर्ध स्थायी गांव कहते हैं, स्थायी गांव कहते हैं, करा लोहिया गांव कहते हैं, और करा अंबेडकर गांव कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जहां स्थायी की बात आ जाएगी वहां स्थायी गांव का निर्माण हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रश्न नंबर 19 का राइट जवाब क्या है, प्रश्न नंबर 19 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका स्थायी गांव। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा भारत में पर्यावरण नहीं होगा, पर्यावरण होगा। भारत में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा भारत में पर्यावरण, याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 85, 86, 1988, 1990। तो आप जानते हैं ये 1986 में। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित होने का तात्कालिक कारण था भोपाल गैस त्रासदी। क्या था, भोपाल गैस त्रासदी। बोलिए भोपाल गैस त्रासदी किस राज्य में हुआ था, आप बोलोगे कि सर यह मध्य प्रदेश में हुआ था। हमने बोला अच्छा ठीक है, बताइए कंपनी का क्या नाम था, तो आप बोलोगे कि यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। क्या नाम था, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। हमने पूछा ये कर क्या रही थी, तो याद रखिएगा कि ये कीटनाशक दवा बना रही थी, कीटनाशक दवा के निर्माण की कंपनी थी। और आप जिसको बोलते हैं सल्फास, आपको पता होगा जिसको बोला जाता है सल्फास, फसलों में इसको कीड़ों से बचाने के लिए रखा जाता है। और ये यूनियन कार्बाइड कंपनी कहां की थी, तो याद रखिएगा यूनियन कार्बाइड कंपनी थी अमेरिका की। और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। एक बात और याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। इसको याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की ओर चला जाए। ले लिया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
21 के क्रम पर आते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि कितनी थी। देखिए एकदम सरल प्रश्न है, एकदम कंफ्यूजन वाला। 1949 54 थी, 1950 1955 थी, 1951 1956 थी, और कह रहा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जरा कमेंट करिएगा, तो मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए और आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। और चलिए इस एक क्वेश्चन के लिए मैं आपका कमेंट लूंगा और मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। चलिए तो 21 का बहुत सारे लोग का जवाब आने लगा है, बी सी आ रहा है। याद रखिएगा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये पूर्णतः क्या थी, तो याद रखिएगा पूर्णतः कृषि विकास, पूर्णतः कृषि विकास को यह समर्पित थी। क्या थी, तो यह पूर्णतः कृषि विकास को समर्पित थी और यह प्रारंभ हुई थी कब, 1951 से 56। तो इसको याद रखिएगा, आपका राइट जवाब क्या होगा, आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1951 से 1956 राइट होगा। बोलिए क्लियर हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। करा अधिया और बटाई शब्द का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। कह रहा कि क्या यह ग्रामीण ऋण के लिए किया जाता है, कह रहा फसल की साझेदारी के लिए किया जाता है, कह रहा कृषि कार्य बैठक के लिए किया जाता है, और कह रहा ए व बी दोनों के लिए किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा अधिया, जैसे हमारे पास खेती है और हमारे पास काम करने के लिए कोई नहीं है, तो हम ऐसे लोग जो गरीब हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, मैंने उनको अधिया पे दे दिया। कुछ चीजों में हम आधा आधा करते हैं, इसके बाद जो फसल का उत्पादन होता है उस फसल के उत्पादन का हम दोनों लोग मिल करके क्या कर लेते हैं, 1/2, और इसी को हम लोग बटाई भी बोलते हैं। तो इसका मतलब फसल की साझेदारी से इसका संबंध है, न कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसका याद रखिएगा क्या होगा, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या, फसल की साझेदारी। क्लियर हुआ, फसल की क्या, साझेदारी। तो ठीक है, फसल की साझेदारी, इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त, 2 शब्द जरूर लिखिएगा हमारे लिए कि ये प्रयास कैसा है, सेशन कैसा है। यहाँ पे इसको हम टेलीग्राम पे डलवा भी देते हैं, इसको हम टेलीग्राम पे विथ आंसर सहित हम इसको डलवा देते हैं। आप यहाँ से आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। व्हाइट बैकग्राउंड भी मैंने रखा, अगर आपको जरूरत होगी तो प्रिंट इत्यादि आसानी से हो जाएंगे। 2 शब्द जरूर लिखिए, आपको क्लास कैसी लगी। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि चंद्रा इंस्टीट्यूट में आपका ऑनलाइन बैच लेखपाल का ये प्रारंभ है, और ऑनलाइन लेखपाल का जो नया बैच प्रारंभ है, आप बहुत आसानी से इसमें जुड़ सकते हैं। आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाएं और गूगल प्ले स्टोर में जा करके आप सर्च बॉक्स पर टाइप करें और लिखें वहां पर चंद्रा इंस्टीट्यूट। क्या लिखना है आपको, चंद्रा इंस्टीट्यूट, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और जब आप चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद डालते हैं तो वैसे ही आदरणीय वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आएगी जिसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अगला प्रोसेस आपका क्रिएट अकाउंट का होगा। वहां जब आप जाएंगे तो वहां आपको सिंपली अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपने पसंद से कोई भी, जैसे फेसबुक इत्यादि पे आईडी बनाते हैं तो आप आईडी बना लीजिए और अपने पसंद से अपना कोई सीक्रेट पासवर्ड बना लीजिए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप जो मोबाइल नंबर आप डाले होंगे उस पे 4 अंकों का कोड जाएगा और ओटीपी डाल करके पेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लीजिए, आप ऐप के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ऐप के अंदर जाएंगे तो याद रखिएगा आपको वीडियो कोर्स मिलेगा और उस वीडियो कोर्स में आप लेखपाल सेलेक्ट करेंगे और आसानी से बाय कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो एंट्री, याद रखिएगा क्या लिखना है आपको, एंट्री लेखपाल। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो एंट्री लेखपाल लिख करके हमें 8299310097 आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के नाम से ये नंबर सेव करके, और आसानी से आपको यहां से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया, नाइस। चलिए, आप सभी लोगों को हृदय से आभार। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और आज इस क्लास को यहीं विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच।